हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ की बेसिक बात ये अच्छी बात ये है कि ये फोर्स के ओरिजिन के बारे में बताता है, अदरवाइज इनर्शिया ही होता है ये। ठीक है, कैसे क्या है वो देखिए। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज its state of rest, motion and direction by itself unless an external force is applied ऑन इट। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब तक एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। स्टेट कैसी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन रहेगा, और डायरेक्शन जो भी है उसी में रहेगा, चेंज नहीं कर सकता। ये सब चीजें कब पॉसिबल है? जब फोर्स क्या हो, जीरो, फोर्स ना लगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये इनर्शिया के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट इनर्शिया, बात समझ में आ गई। इट टेल्स अबाउट ओरिजिन ऑफ फोर्स। ओरिजिन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जब तक फोर्स नहीं लगेगा कुछ नहीं होने वाला। जब तक फोर्स नहीं लगेगा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मुझे स्टेट चेंज करनी है तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए ये बॉडी रखी हुई है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अपने आप मोशन में नहीं आएगी तो फोर्स ना लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर फोर्स लगे उसके बावजूद भी ये रेस्ट पे है? जैसे इधर से मैंने फोर्स लगाया F, इधर से मैंने फोर्स लगाया F, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। F माइनस F जीरो। इसका मतलब फोर्स है फिर भी रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। बेटा नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर? जीरो। फोर्स लग ही नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हो? फोर्स लग ही नहीं रहा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, इसका मतलब हम यहां बात कर रहे हैं कनकरेंट फोर्सेज। कनकरेंट फोर्सेज वो फोर्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पे लगते हैं। जैसे ये, समझ रहे मेरी बात? F1, F2, F3, एक बॉडी पे एक पॉइंट पे जो फोर्स लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? कनकरेंट फोर्सेज। क्लियर? तो कनकरेंट फोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं। नेट इफेक्ट क्या हो? जीरो। बॉडी के ऊपर फोर्स लगे लेकिन उसका नेट इफेक्ट क्या हो? जीरो। इसका मतलब बॉडी जैसी थी वैसी रहेगी, फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स is zero, then body is also in same state। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स लगा दी तो भी रेस्ट पे ही है, तो क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अब समझ रहे हैं मेरी बात? बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है? जीरो। क्लियर? बात समझ में आ गई? बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या है? जीरो। ठीक है, तो समीशन F क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। नेट फोर्स जीरो है, इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। क्लियर? बात समझ में आ गई? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज बोल देते हैं इसको। फोर्सेज का इक्विलिब्रियम, बॉडी के ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं फिर भी नेट इफेक्ट क्या है उसका? जीरो। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे आना चाहिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है? ये एक फोर्स है F, इधर 30 का एंगल, तो जहां एंगल है वहां कोस आता है ना, F cos 30। इधर क्या आ जाएगा? इसके परपेंडिकुलर F sin 30। इस टाइप की बातें आपको आती हैं। रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, यही चीजें हम लोगों को यूज करनी है और सॉल्व करना है। समझ गए मेरी बात? कैसे वो देखिए। सपोज कीजिए
हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, ये कोई एक सरफेस है, यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली, इस बॉडी को हमने यहाँ पे लगा दिया। बॉडी मान लीजिए 30 kg की है, तो ये कितना हो गया 300 न्यूटन। ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री, ये मान लेते हैं 53 डिग्री। ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। तो मुझे ये बताओ बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। एक तो वेट हो गया, 2 टेंशन हो गई, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 एंड T2। भाई T1 T2 बताओ बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो क्या करें? सिंपल सी बात, देखो यहां पे एक लाइन डाल दें, ये 53 तो ये भी 53 ऑल्टरनेट एंगल, ये T1 है, इस T1 को यहाँ लिख देते हैं, ये 37 तो ये भी 37। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको अलग से बनाएं तो यहाँ देखो इस बॉडी का वेट 300 न्यूटन, क्लियर है। T1 का कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पे? T1 का कंपोनेंट आएगा T1 cos 37। cos 37 क्या होता है? 4/5। तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसी टाइप से ऊपर अगर देखा जाए तो T1 का कंपोनेंट क्या आएगा? T1 sin 37। sin 37 क्या होता है? 3/5। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। T2 cos 53 क्या आएगा इधर? T2 cos 53। cos 53 क्या होता है? 3/5। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऊपर देखा जाएगा तो क्या आएगा? T2 sin 53। तो sin 53 क्या होता है बेटा? 4/5। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 4/5 T2। बोलो, बात समझ में आ गई। T1 cos 37, T1 sin 37, T2 cos 53, T2 sin 53। अरे बोलो, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स बैलेंस होनी चाहिए अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स इसके बराबर, ये फोर्स इसके बराबर बैलेंस होना चाहिए, ध्यान रखना। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो 4T1/5 इक्वल टू 3T2/5। 5 से 5 कैंसिल, यहां से अगर मैं निकालूं T1 तो T1 आ गया 3/4 T2। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो इसको हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो 3/5 T1 प्लस में 4/5 T2। 3/5 T1, 4/5 T2 मस्ट बी इक्वल टू 300। बात समझ में आ गई। इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से हम देखें 3T1 प्लस 4T2, 5 को ले जाओ 1500। बात समझ में आ गई। T1 की वैल्यू कितनी थी? 3/4 T2 प्लस में 4T2, यह आ गया 1500, ठीक है। 3 3 9, 4 4 16। तो 4 का इधर जाएगा स्क्वायर, 16 प्लस 9। मैं लिख देता हूँ, स्टेप बढ़ा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। 4 4 जा 16, 9 25 T2/4। ये कितना आ गया बेटा? 1500। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। 5 से कैंसिल करते हैं, इतना आ गया। इसको इससे करते हैं 60, तो T2 कितना आ गया बेटा? 240 न्यूटन। T2 कितना आ गया? 240 न्यूटन। और इसको इक्वेशन में अगर 1 मान लें तो 1 क्या बन जाएगी? T1 इक्वल टू 3/4 T2। T2 कितना है? 240। 6 पे गया, ये कितना आ गया? 180 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कैलकुलेशन करनी आपको आती है। इक्वेशन बनेगी 2, कैसे? 2 वेरिएबल T1 T2, इक्वेशन में 2 बनेगी। एक बनेगी वर्टिकल के लिए, एक बनेगी हॉरिजॉन्टल के लिए। ऊपर की डायरेक्शन में 2 फोर्स है तो दोनों को ऐड कर दो, और नीचे वाले के बराबर एक है तो बराबर कर दो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। और देखिए बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, आपके पास एक बॉडी है 30 kg है, तो बेटा क्या हो गया? 300 न्यूटन। इसको मैंने इधर से ऐसे फिक्स कर दिया।
ये आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। ये टेंशन T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। फाइंड T1 एंड T2। T1 और T2 बताइए क्या होगा। तो इस केस में क्या करें, ध्यान से देखो, इसको ऐसे ले आए, ये 37 तो ये भी 37, बात समझ में आ गई। तो वही बात, इधर से T1 पॉइंट मान लिया, बॉडी थी ना ये, ठीक है। और नीचे कितना है बेटा 300 न्यूटन, बात समझ में आ गई। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, पता है। T2 cos 37, T2 cos 37 4/5, ठीक है। T2 sin 37 3/5 T2, बात समझ में आ गई। तो 4 वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा 3/5 T2 इक्वल टू 300। 3 से ये कैंसिल किया, T2 आ गया 500। अरे हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करें तो बेटा T1 इक्वल टू 4/5 T2, T1 इक्वल टू 4/5 T2, T2 कितना आया 500, ये इससे कैंसिल 100, तो ये आ गया 400। बोलो, तो T1 और T2 की वैल्यू आ गई, बड़ा इजी सवाल था, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं जिसके अंदर वेरिएबल 2 से ज़्यादा है, इसके अंदर वेरिएबल 2 से ज़्यादा है। देखिए, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी लिया था यही, स्ट्रेट लाइन, यहाँ 10 kg की बॉडी है तो 100 न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया, क्लियर मेरी बात, समझ में आ गई। अरे बोलो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एंगल दे दिया 37, समझ गए मेरी बात। यहाँ पे आप लोगों को एंगल दे दिया 37, 10 kg। यहाँ पे एक इस टाइप से ली गई, ये एंगल भी 37, ठीक है। और इसको ऐसे करके हमने ऐसे फिक्स कर दिया, ये एंगल दे दिया गया 53, और यहाँ पे 30 kg की बॉडी लगा दी, तो कितना हो गया 300 न्यूटन। इतनी बात आपके समझ में आ गई, बोलो, इतनी बातें आपके समझ में आ गई। तो 4 स्ट्रिंग दिखाई दे रही है आपको, चारों की टेंशन क्या मान लें, T1, T2, T3 और T4। ये T4 है, ये T3 है, तो यहाँ भी ये T3 होगा। इतनी बात समझ में आती है ना आपको। इस पॉइंट को A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 37 तो क्या ये भी 37, अरे हाँ या ना, ये 37 तो ये भी 37, ठीक है। ये आपको गिवन है। ये 53 है, तो बेटा इसको मैं T4 नाम देता हूँ यहाँ पे। ये वर्टिकल तो ये भी वर्टिकल, क्या ये 53 बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो ये अगर 53 बनेगा तो ये भी एंगल आ गया मेरे पास, बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर ए पॉइंट की बात करता हूँ मैं पहले। ए पॉइंट की अगर बात करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। ए पॉइंट के लिए यहाँ कितना है 100 न्यूटन, बात समझ में आ गई। यहाँ कितना है T1, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान से, इधर और इधर 2 फोर्स लिए मैंने इसके लिए। T2 cos 37, cos 37 4/5, T2 cos 30, T2 sin 37 3/5 T2, बात समझ में आ गई। T3 cos 37, T3 cos 37 क्या आएगा 4/5 T3, और यहाँ T3 sin 37 तो 3/5 T3। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? अरे बोलो, ये इधर इसका एक कंपोनेंट ऊपर, इसका एक इधर, इसका एक इधर, इसका एक नीचे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो बेटा क्या हो गया 3/5 T2 इक्वल टू 4/5 T3 प्लस 100। इसको इधर ले आओ, 3T2 माइनस 4T3, दोनों नीचे 5 है, उधर जाके 500 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, कोई परेशानी नहीं होगी ना। ये टर्म इधर आएगी, दोनों नीचे 5 कॉमन, 5 उधर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन बन गई T2 और T3 के लिए, क्लियर। फॉर
हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करें तो बेटा क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है T1 इक्वल टू 4/5 T2 प्लस 3/5 T3। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां से 5 इधर ले आओ तो 5T1 इक्वल टू 4T2 प्लस 3T3, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट के लिए ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतना करने के बाद इस डायग्राम को हटा देते हैं। अब देखो 4B, बी पॉइंट था, ये बी की बात करते हैं, ये बी पॉइंट, यहां कितना बेटा 300 न्यूटन, क्लियर है? इधर लाइनें खींच देते हैं हम, 4 चाहिएगी, एक ले लिया। ये यहां देखो, यहां अगर ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37, ऑल्टरनेट एंगल। बात समझ में आ रही है? T3 37, क्लियर है ना? तो यहां देखो T3 cos 37, तो T3 cos 37 4/5, तो 4/5 T3 आ गया। ठीक है, इधर क्या आएगा T3 sin 37 3/5। मेरी बात समझ पा रहे हैं? T3 cos 37, T3 sin 37। अरे बोलो, बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसके बाद ये T4 है, ये एंगल 53 है, तो T4 cos 53, T4 cos 53, तो 3/5 T4 cos 53 3/5। अच्छा, T4 sin 53, sin 53 4/5। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी। तो 4B, ये बी पार्ट चल रहा है ना बी का। बी के लिए क्या देखें? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम क्या है? 3/5 T3 इक्वल टू 4/5 T4। 5 से 5 कैंसिल, तो T3 निकाल लो यहां से, 4T4/3, T3 4T4/3, इक्वेशन नंबर 3 मान लें। ठीक है, इसके बाद देखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या है? 4/5 T3 प्लस 3/5 T4, 3/5 T3 3/5 T4 इक्वल टू 300। बात समझ में आ गई? ठीक है, 4T3 प्लस 3T4, 5 उधर चला जाएगा, 1500 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। इसके बाद इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बची, हटाओ इसको, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 2 3 आ गई, 4 ये चल रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है बेटा 4T3, T3 की वैल्यू क्या है 4T4/3 लिख दिया, प्लस 3T4 इक्वल टू 1500। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 16/3 T4 प्लस में 3T4 इक्वल टू 1500। यही बात समझ में आ गई? 3 3 9, 16 और 9 25/3 T4 1500। क्या ये बात समझ में आई आपको? अरे बोलो। तो इतनी सी बात समझ में आ जाती है। इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो 5 कितने हो जाएगा 60 हो जाएगा, 25 सेकेंड, 25 6 50 होता है। ठीक है, T4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 180 न्यूटन। T4 कितना आ गया बेटा 180। थर्ड इक्वेशन क्या बताती है? थर्ड इक्वेशन बताती है T3 निकाल लो, 4/3 T4, T4 कितना है 180, 60 कितना आया 240 न्यूटन। तो ये मेरे पास T3 और T4 की वैल्यू आ गई। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? T3 और T4 की वैल्यू मेरे पास अगर आ जाती है तो यहां से देखो T2 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है देखो, 3T2 माइनस में 4T3, T3 कितना है 240 इक्वल टू 500, सोल्व हो जाएगा। 3T2 960 प्लस 500। बात समझ में आई या नहीं आई? 24 4 जा 96 उधर जाएगा। 3T2 इक्वल टू 1460,
ठीक है। तो ये 1460/3 छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया T2। बोलिए बात समझ में आई? अरे बोलो। ठीक है, T2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मुझे क्या चाहिए T1। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है वो देखो, सेकंड इक्वेशन कहती है 5T1 इक्वल टू 4T2। क्या कहती है बेटा? 4T2। तो 4T2, T2 कितना है? 1460/3। क्या है? 1460/3 प्लस में 3T3 4T3। T3 कितना आया था? T3 आई थिंक मेरे पास आया था 240। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 5T1 400 4 6 24 2 और 16 और 2 18 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 72। बात समझ में आ गई? 5T1 इक्वल टू 5840 प्लस 30 21 डिवाइड बाई 3। 5T1 ऐड कर दो 0 0 0 6 4 10 0 8 9 10 0 और 5 2 7 और 8। इतनी बात समझ में आ गई? तो T1 आ गया 5 1 जब 5 3 6 1600 न्यूटन। इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे करने हैं, छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इसके बाद एक छोटी सी बात करें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन। कितने? 2। कैसे? वन डायमेंशन में एक बॉडी लो, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो 2 फोर्स है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन बेटा कितने चाहिए? 3। कैसे? ये बॉडी, यहाँ पे एक फोर्स वेट हो गया और 2 इधर मान ले T1 T2 टेंशन क्वेश्चन किया था, कम से कम 3 चाहिए 0 के लिए। ठीक है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में कितने चाहिए बेटा? 4। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आ जाते हैं 3D का, आप खुद चेक कर सकते हैं, आपके लिए है। अगर लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, बड़े सिंपल वे में हमने पढ़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।